बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि शीत युद्ध क्या था और कौन-कौन सी संधियाँ हुई। अब इस चैप्टर के माध्यम से हम अपरोध देखेंगे और शीत युद्ध के कारणों को समझेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो चैप्टर है, वैसे ये एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर, लेकिन ये एनसीईआरटी जो होती है सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत यूज़फुल है ये टॉपिक्स मतलब। तो जो बच्चे सिविल सर्विसेज या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बेसिक चीज़ें उनको समझेंगे, और जब बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मज़ा आएगा। अपरोध क्या है? देखिए, अपरोध शब्द से अपरोध, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, और रोकने से कोई संतुलन स्थापित होना। देखो, अपरोध का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? रोक और संतुलन। हम ये ध्यान रखेंगे। आपका जब भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, तो आपको क्या लिखना है कि अपरोध का अर्थ है रोक और संतुलन। इस स्थिति में दोनों पक्षों के पास क्या होती है? पूरी शक्ति होती है एक दूसरे से युद्ध करने की, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन युद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि युद्ध होगा अगर, तो वो युद्ध कैसा होगा? परमाणु हथियारों से होगा। और परमाणु युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध होने के कारण ये पता लगाना बहुत कठिन हो जाएगा कि किसको ज़्यादा नुकसान हुआ है या कौन विजेता है। मान लो कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, तो भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं। अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो हम चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, पाकिस्तान उधर से हम पे परमाणु हमला करेगा तो हमको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कल की डेट में अगर हम इस युद्ध में जीत भी जाते हैं, तब भी हमें इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि जीतने का कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो अपरोध की स्थिति ऐसी ही है, जब क्या है, दोनों पक्षों के पास पूरे हथियार हैं, लेकिन उनके बीच में युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हो रही है। युद्ध की स्थिति पैदा ना होने का मतलब ये नहीं है कि उनके बीच का तनाव कम हो गया है, प्रतिद्वंद्विता कम हो गई है। प्रतिद्वंद्विता वैसी ही बनी है, तनाव वैसा ही है, लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं बन रही है। तो अपरोध समझ में आ गया? अपरोध का अर्थ है रोक एवं संतुलन। ये आपको बहुत अच्छे से रोक एवं संतुलन को देखना है, रोक एवं संतुलन, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा भी है। अब है शीत युद्ध के कारण। तो शीत युद्ध के कारण आप हल्के फुल्के पढ़ ही चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। आपको समझ में आ जाएगा एकदम से जब आप इनको पढ़ेंगे। जैसे कि पहला ही कारण क्या है? अमेरिका और सोवियत संघ क्या है? दोनों ही अपनी महाशक्तियाँ हैं, और दोनों महाशक्ति एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर बनने की दोनों में होड़ लगी है। दूसरी स्थिति, अपरोध की स्थिति। अपरोध की स्थिति के कारण क्या हो रहा है? युद्ध की स्थिति नहीं बन रही है, तो इसकी वजह से तनाव की स्थिति बन रही है और ये शीत युद्ध की स्थिति को बढ़ा रही है। तीसरा, दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या है? बहुत वैचारिक मतभेद है। जहां सोवियत संघ साम्यवाद का प्रसार में लगा है, वहीं अमेरिका किसके प्रसार में लगा है? पूंजीवाद के प्रसार में लगा है। इसके अलावा सोवियत संघ भी कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से शीत युद्ध को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि याल्टा समझौता होता है, सोवियत संघ उसका पालन नहीं करता है। सोवियत संघ जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर के आता है, अमेरिका को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। ईरान में सोवियत संघ हस्तक्षेप करता है, अमेरिका को ये भी बर्दाश्त नहीं होता है। टर्की में सोवियत संघ हस्तक्षेप करता है, अमेरिका को ये भी बर्दाश्त नहीं होता है। यूनान में साम्यवाद का प्रसार करता है, अमेरिका को ये भी बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने, अब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो पश्चिमी शक्तियाँ थी, अमेरिका वगैरह थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने मित्र राष्ट्रों का साथ नहीं दिया, सोवियत संघ का साथ नहीं दिया। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। मतलब हालांकि इन्होंने धुरी राष्ट्रों का भी साथ नहीं दिया, लेकिन धुरी राष्ट्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाया। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ और पूर्वी गठबंधन के देश थे, उनके मन में अमेरिका को लेकर एक असंतोष की स्थिति थी। इसके अलावा अमेरिका क्या करता है? गुप्त तरीके से अपना परमाणु परीक्षण कर देता है, परमाणु कार्यक्रम को विकसित कर लेता है, और सोवियत संघ की सहमति लिए बिना, सोवियत संघ को बताए बिना क्या करता है? जापान पर हमला कर देता है। इसके अलावा दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी विचारधारा को सर्वोच्च सिद्ध करने पे लगी थी और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गठबंधन में शामिल करने में लगी थी। इसके अलावा फासीवादी जो ताकतें थी, मुसोलिनी, हिटलर वगैरह, इनको अमेरिका क्या करता है? सहयोग करता है। फिर क्या होता है कि बर्लिन की दीवार बन जाती है। तो बर्लिन की दीवार से क्या होता है कि यूरोप के दो हिस्से हो जाते हैं। यूरोप में जो देश थे वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा था वो अमेरिका, उसमें जितने भी देश थे वो अमेरिका की तरफ, अमेरिकी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, और बर्लिन की दीवार के जो पूर्वी साइड के देश थे वो
सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा सोवियत संघ जैसे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वीटो पावर पढ़ेंगे। तो वीटो पावर क्या होती है, जैसे कोई प्रस्ताव आना होता है तो उसको अगर 5 महाशक्तियाँ जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और सोवियत संघ, उसमें उन्हें वीटो पावर प्राप्त है। अगर कोई एक शक्ति भी मना कर दे तो वो प्रस्ताव क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो सोवियत संघ ने अपनी वीटो पावर का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया। इसके अलावा सोवियत संघ ने बाल्कन समझौता हुआ था, उसकी भी उपेक्षा करी। और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव में साम्यवादी सरकारें बनती चली गई, जिसको कि अमेरिका ने बड़े ही संशय की दृष्टि से देखा। इधर अमेरिका भी क्या कर रहा था, कहीं सीटो संधि कर रहा था, कभी सेंटो संधि कर रहा था, कभी नाटो संधि कर रहा था, और उधर सोवियत संघ वार्सा पैक्ट कर रहा था। तो कुल मिला के क्या हो रहा था, सभी राष्ट्र जो थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगे थे। और ये उपरोक्त परिस्थितियां भी बता रही कि किस तरीके से क्या है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव बना ही रहा। तो यही वो स्थिति थी जिसके कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, आप लोगों को अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, आपके अपने काम का लग रहा हो, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।